हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने साइंस की 11 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और हिंदी की हमने सेकंड क्लास तक कंप्लीट कर ली। आज हमारी थर्ड क्लास होगी। आपको हिंदी की क्लासेस कैसी लग रही हैं, कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मोटिवेशन बनाए रखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको क्लास में कोई कमी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको क्वेश्चंस या क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट करें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर। ओके फ्रेंड्स, आज हम टॉप डाउन बॉटम अप अनुच्छेद श्रुतलेख बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन टॉपिक्स को देखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अपने क्वेश्चंस में क्या है। एक अध्यापक अपनी कक्षा में 10 वाक्यों के अनुच्छेद या श्रुतलेख करवाती हैं। वे अनुच्छेद को 2 बार पढ़ती हैं और अपने शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती भी हैं। शिक्षार्थियों को अनुच्छेद हूबहू नहीं लिखना, उन्हें अनुच्छेद का सार या मुख्य बिंदु ग्रहण करना है। कहने का मतलब ये है कि टीचर आई, उन्होंने कुछ बताया, उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम्हें अपने लैंग्वेज में उसका सार यानी कि उसका जो समरी होता है वो तुम्हें लिखना है। तो इस क्वेश्चन को, इसको हम कहेंगे क्या, इस टीचर की पढ़ाने के मेथड जो उन्होंने पढ़ाया उस कुछ क्या कहेंगे हम इस चीज़ को, जो उन्होंने सार पूछ रही हैं तो उसको हम कहेंगे टॉप डाउन। ये इंग्लिश में हो जाएगा, इंग्लिश में भी आता है, ये टॉप डाउन बोला जाता है। और वैसे जो हिंदी में क्या होता है, शीर्षपाद उपागम बहुत इम्पॉर्टेंट है, या अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया। इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला फ्रेंड्स, क्योंकि आपको नॉर्मली सब पढ़ा देंगे शीर्षपाद उपागम। ये कोई नहीं बताएगा कि शीर्षपाद उपागम ही क्या होती है, अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया कहलाती है। ये दोनों टाइप से पूछे जा सकते हैं, या तो फर्स्ट नेम से या तो सेकंड नेम से। ओके, कंफ्यूजन करने के लिए ये भी पूछा जा सकता है कि अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया क्या होती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे कि हमने तो शीर्षपाद उपागम पढ़ा था, ये क्या आ गया। तो ये दोनों सेम ही थिंग। जब कोई टीचर बच्चों से समरी पूछे, हूबहू अपने लैंग्वेज में नहीं लिखना, बच्चों को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तो वो टॉप डाउन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें शिक्षार्थी जो कुछ भी सुनता है उसके अर्थ को समझने के लिए पृष्ठभूमि या पिछले भाग का उपयोग करता है। इसमें शिक्षार्थी अर्थ पर ध्यान केंद्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पे, क्योंकि ये जो अर्थ, वो अर्थ पर ध्यान केंद्रित करता है। जो उसकी मीनिंग है, टीचर ने क्या बोला, उसकी क्या मीनिंग निकल रही है, वो है पे ध्यान केंद्रित करता है। यह सारांशीकरण होता है। व्यक्तिगत ध्वनियों, शब्दों और वाक्यांशों के बजाय भाषा को समग्र रूप से देखना। तो इस टाइप से पता है इसमें क्या, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि जो शीर्षपाद उपागम किस पर बेस है, ये किस पर आधारित है, तो वो कहेंगे हम अर्थ आधारित है, क्योंकि बिना अर्थ के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे अर्थ समझकर ही उसे अपनी भाषा में लिखेंगे। ठीक है ना, कहेंगे अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया किस पे आधारित है, तो हम ये इजीली कह सकते हैं ये किस पे आधारित है, अर्थ पे आधारित है। किस पे, अर्थ पे आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पढ़ना ही है। और इसमें इस दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जो बच्चे होते हैं वो जो अपना जो अर्थ लिखते हैं या जो अपने नॉलेज को एक्सप्लेन करते हैं वो क्या होता है, तो वो पूर्व ज्ञान के आधारित होता है। जो बच्चों में पूर्व ज्ञान होता है उस पे आधारित होता है। और जो टॉप डाउन या शीर्षपाद उपागम है वो किस पे, अर्थ बेस पे होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि मीनिंग पे होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, बॉटम अप। ये तो इंग्लिश में हो गया, बॉटम अप आपको समझाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, श्रवण गतिविधि हिंदी में तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश का इंग्लिश में आएगा। तो बॉटम अप और श्रवण गतिविधि दोनों एक ही चीज़ है। ये समग्र रूप से पाठ के अर्थ के बजाय, देखो यहाँ अर्थ के बजाय यानी कि मीनिंग के बजाय व्यक्तिगत ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें श्रुतलेख, क्लोज, बहुविकल्पी प्रश्नों का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें अर्थ यानी कि मीनिंग के बजाय जो टीचर बोल रही है, क्या बोल रही है, कुछ वाक्य बोल रही है, कुछ शब्द बोल रही है, कुछ क्लोज बोल रही है। क्लोज क्या होता है,
यह रिक्त स्थान का एक बड़ा रूप होता है। क्लोज को कहते हैं ना, क्लोज पता ही होगा। और बहुविकल्पीय प्रश्न जो कहते हैं ना, नॉर्मली टीचर ने पढ़ाया बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब कि क्वेश्चन सुनना, आंसर टिक मारना, इसमें कोई अर्थ और कोई मीनिंग नहीं है। क्या बोल रहा है, क्या बता, हम उसका टिक मार देंगे। तो ये एक तरह क्या हो गया, ये हमारा बॉटम अप, बॉटम अप यानी कि श्रवण गतिविधि। हमने क्या पढ़ा ऊपर, टॉप डाउन और बॉटम अप। अब मैं इनके आगे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी ताकि आपको ईजिली एक्सप्लेन हो जाए कि क्या होता है टॉप डाउन एंड बॉटम अप हिंदी में, शीर्षपात उपागम एंड श्रवण गतिविधि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि हिंदी है तो ये दोनों तो आने ही आने हैं। ओके फ्रेंड्स, अनुच्छेद श्रुतलेख। अनुच्छेद श्रुतलेख क्या होता है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। अनुच्छेद श्रुतलेख एक सरल तकनीक है जिससे शिक्षक शिक्षण में लागू कर सकता है। तो क्या तकनीक है, हम देखते हैं इसको। यह वह तकनीक है जिसमें छात्रों को वह लिखना होता है जिसे शिक्षक अधिकतम 3 बार पढ़ता है। मतलब शिक्षक ने कोई चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचर क्लास में आए, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा या वाइट बोर्ड पे कुछ लिखा और बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन फर्स्ट टाइम में नहीं आया, सेकंड टाइम में नहीं आया, थर्ड टाइम तक उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, यह समूह गतिविधि को भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं क्लास में, बहुत एक समूह में बैठे होते हैं, एक ग्रुप में बैठे होते हैं। ठीक है, इसमें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अनुच्छेद श्रुतलेख जो होता है उसमें शिक्षक अधिकतम कितनी बार शिक्षण करता है, यानी कि बच्चों को पढ़ाता है, तो उसमें ध्यान रखना है ओनली 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार। बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस पे बेस होता है, ये भी अर्थ बेस होता है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती हैं। ठीक है, और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए भी कहती हैं। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है जैसे टीचर ने पढ़ाया है। उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इसमें क्या आएगा, इसमें देखो, इसमें सबसे पहले क्या बोला है कि इसमें क्या है, अर्थ को ध्यान में रखना है। इसमें क्या बोला है, अर्थ को ध्यान में रखना है। जैसे टीचर ने पढ़ाया हूबहू उसको बिल्कुल नहीं लिखना है, सुन के, उनके शब्दों को सुन के उसके अर्थ को निकाल के उसके समरी को लिखना है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको, एग्जाम्पल दिया है। ठीक है ना, टीचर आई, उन्होंने 10 वाक्य पढ़ाया, पढ़ाने के बाद वो कहती हैं कि उनके शब्दों और वाक्यों को समझें और हूबहू वो ना लिख के अपनी भाषा में उनके अर्थ को समझ के लिखना है। तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा श्रुत लेख। क्यों, श्रुत लेख में क्या था कि टीचर पढ़ाती हैं 3 टाइम्स और उसको देखो आंसर क्या है, श्रुत लेख। इस क्या होता है, अर्थ आधारित होता है। क्या होता है, अर्थ आधारित होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती हैं। कितना, 2 बार पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रुतलेख, अनुच्छेद श्रुतलेख 3 बार था और ये 2 बार है। ठीक है, और शिक्षार्थियों को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए भी कहती हैं। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए भी कहती हैं। क्या आ गया इसमें, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। एक तो 2 आ गया, दूसरा आ गया समूह में बच्चे काम करते हैं कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री को पूर्ण लेखन करें जो एकदम मूल जैसा ना हो। वह कौन सी गतिविधि है, तो वह है अनुच्छेद श्रुतलेख। अभी हम क्या चल रहे हैं, अभी अनुच्छेद श्रुतलेख ही चल रहा है। ठीक है ना, तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, तो अनुच्छेद श्रुतलेख 3 टाइम्स भी हो सकता है।
अनुशेष श्रुतलेख 2 टाइम्स भी हो सकता है। अनुशेष श्रुतलेख क्या होता है, समूह में भी हो सकता है। और अनुशेष श्रुतलेख क्या होता है, अर्थ आधारित होता है। तो ये आप एक नोट करके पॉइंट करके लिख लें। क्यों? क्योंकि इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आने ही आने हैं। कितना, 3 टाइम्स 2 टाइम्स समूह में, और बच्चे क्या करते हैं, वो अर्थ आधारित होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अनुशेष श्रुतलेख। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप इजली इसको पढ़ लें। ओके फ्रेंड्स, कहीं से अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस, ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकती, कहीं आपको नहीं मिलेगा। मैंने बहुत मुश्किल से ये नोट्स तैयार किए हैं और मैंने सीटेट पेपर सेकंड फर्स्ट टाइम में क्लियर किया था। इसी बेस पे मैं ये नोट्स लेके आई हूँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परभाषिक योग्यता या ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है, इसे कहते हैं स्विच। मैंने हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिखा है ताकि आप इजीली समझ सकें, क्योंकि हिंदी की कुछ वर्ड्स जो होते हैं टफ होते हैं जो इजीली समझ में नहीं आते। स्विच वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज आल्सो नोन एज वेरियस लैंग्वेज एज अ स्टूडेंट। कहने का मतलब क्या है, जब एक भाषा से दूसरी भाषा में आप जाते हैं और उसके साथ ही आपको बहुत से लैंग्वेज आते हैं तो वो क्या होता है, परभाषिक योग्यता। मतलब परभाषिक योग्यता इसी से पता लग रहा है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाना और एक से ज़्यादा लैंग्वेज का पता होना ही क्या होता है, परभाषिक योग्यता या ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, हिंदी के साथ इंग्लिश भी बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि सेम एज इट इज़ ये इंग्लिश के पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ। कोई नहीं बताएगा आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके, कोई नहीं देगा इस तरह से नोट्स बना के आपको। क्यों? क्योंकि ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, हैंड रिटन नोट हैं ये, इतने ऐसे कोई से भी नोट नहीं है कि कहीं से उठाया कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ये मेरे समझ लीजिए कि मैंने जी जान लगा दिया था इन नोट्सों को तैयार करने में। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, परभाषिक योग्यता। ये एक भाषा से दूसरे भाषा में जाना, कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या होता है कि जो संसाधन के रूप में, जो शिक्षण संसाधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली जो प्रक्रिया होती है या शास्त्र प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, वो परभाषिक योग्यता। परभाषिक योग्यता में क्या होता है, बच्चों को क्या होता है, एक से ज़्यादा लैंग्वेज आता है दूसरा। और जो परभाषिक योग्यता होता है या ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी होती है, उसमें बच्चे को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जंप हो जाता है। ये अभी क्या है, ये अभी मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू बताया, ये होता क्या है परभाषिक योग्यता या ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, इसकी 2-3 एग्जाम्पल दूंगी, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम्पल मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसे लगी, आपको आगे क्लासेस चाहिए कि नहीं चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोटिवेशन बनाए रखने के लिए, आगे क्लासेस को चलाए रखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।